हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रेफ्यूजन। तो इस वीडियो पे हम कुछ असाइनमेंट सवाल करेंगे और ये फाइनल लेक्चर होगा डीसी पार्ट नेटवर्क का। तो कुछ सवाल है वो मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। उससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने एक्चुअली अब्रप्टली रीस्टार्ट किया था, तो एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। यहाँ पे मैं एवरेज के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने इसका एवरेज आपको मतलब एवरेज जो निकालना होता है वो नहीं बताया, क्योंकि इसका जो ट्रांजिएंट मैंने लिखा था यहाँ पे, इसका जो ट्रांजिएंट मैंने यहाँ पे लिखा था वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखा था, जिसका मतलब एवरेज वैल्यू 0 है। लाइक स्टेडी स्टेट पे वैल्यू डीसी वैल्यू 0 होगा, इसलिए इस फॉर्मेट में लिखा था। तो अगर तो डीसी वैल्यू कैसे निकालना है, बहुत तरीके हैं डीसी वैल्यू निकालने का। तो मेरे को पता है स्टेडी स्टेट में स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है अगर यहाँ पे डीसी इनपुट होता। तो अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करूँ स्टेडी स्टेट पे, तो मेरे पास सिर्फ एक इनपुट है और मेरे पास ये रजिस्टर है। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे होगा वी आई ऑफ टी, यही है करंट अपॉन आर। तो क्योंकि मेरे इनपुट का एवरेज वैल्यू 0 है, क्योंकि वो एक साइनसॉइडल है, इसका एवरेज वैल्यू 0 है, तो मेरे करंट का भी एवरेज वैल्यू 0 होगा। ठीक है, करंट का भी एवरेज वैल्यू 0 होगा। हो गया। तो एवरेज वैल्यू 0 होगा, इसलिए इस फॉर्मेट में आएगा, इसलिए ये e रेज टू पावर माइनस टी के फॉर्मेट में आएगा। अगर एवरेज वैल्यू 0 नहीं होता तो फिर वो 1 माइनस कॉन्स्टेंट इंटू ए, मतलब 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ के फॉर्मेट में आता है। लेकिन यहाँ पे एवरेज वैल्यू 0 है, तो इसलिए इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन था जो मैं तब बताना भूल गया। एक और चीज़, अगर तुमको वोल्टेज निकालना है तो तुम क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे और एल से मल्टीप्लाई करोगे तो वोल्टेज आ जाएगा। तो वी एल ऑफ टी क्या हो जाएगा, एल डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम कैपेसिटर में देखो, कैपेसिटर में तुमको वोल्टेज पता है, तुमको अगर करंट निकालना होगा तो तुम कैसे करोगे, आई सी इक्वल्स टू आई सी ऑफ टी इक्वल्स टू सी डीवीसी ऑफ टी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ऐसे करके करंट और वोल्टेजेस तुम निकाल सकते हो। ये मैं तब बताना भूल गया, मिस हो गया मेरे से। तो आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनपुट मेरा ई आर सी सर्किट है, इनपुट साइनसॉइडल है, और इस बार मैं टी इक्वल्स टू टी नॉट पे स्विच क्लोज कर रहा हूँ, ना कि टी इक्वल्स टू 0 पे स्विच क्लोज कर रहा हूँ। तब क्या डिफरेंस होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टी इक्वल्स टू टी पे स्विच नहीं क्लोज कर रहा, टी इक्वल्स टू टी नॉट पे स्विच क्लोज कर रहा हूँ। तो फिर कैसा मेरा रिलेशन होगा वो समझेंगे। ठीक है, ये इनपुट है, ये आर सी इक्वल्स टू 1 है। फाइंड टाइम ऑफ टी नॉट सच दैट वी ओ डजंट हैव एनी ट्रांजिएंट कंपोनेंट। वी ओ के पास कोई ट्रांजिएंट नहीं होना चाहिए। कैसा होगा, पहले फिर से जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो मेरा कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, अगर डीसी रहता तो ओपन सर्किट के जैसा, अगर ओपन सर्किट के जैसा रहता तो मेरा स्टेडी स्टेट पे वी ओ स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा, वो वी आई एवरेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वी आई एवरेज, क्योंकि तुम अगर देखोगे बेसिकली मेरे को वी ओ का एवरेज निकालना है स्टेडी स्टेट पे। ठीक है, वो वी आई एवरेज की इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो करंट 0 जाएगा, इसका जो ड्रॉप होगा इसका ड्रॉप सेम होगा। तो फिर से जो ट्रांजिएंट वाला फॉर्म आना चाहिए वो ए ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ दैट इज 1 आना चाहिए, इस फॉर्मेट में आना चाहिए। लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी नॉट सच दैट देयर इज नॉट एनी ट्रांजिएंट कंपोनेंट, कोई ट्रांजिएंट कंपोनेंट है ही नहीं। तो फिर कैसे निकालेंगे, अगर कोई ट्रांजिएंट कंपोनेंट नहीं चाहिए मेरे को तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए पहले तो मैं आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। यहाँ पे बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो समझेंगे। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैं टी इक्वल्स टू 0 पे स्विच नहीं क्लोज कर रहा, टी इक्वल्स टू टी नॉट पे स्विच क्लोज कर रहा हूँ। तब क्या होता है, पहले तो सिंपल लैप्लास लगाओ। अगर स्विच तुम्हारा क्लोज रहता तो ये आर ये सी
ये VFD, ठीक है। तो तुम्हारा अगर तुमको आउटपुट निकालना हो तो तुम क्या बोलते, इसको VI ऑफ S बोल देते हैं। फिर तुम वोल्टेज डिवीजन लगाते, वोल्टेज डिवीजन लगाने के बाद जो पिछली बार तुम्हारा जो भी ट्रांसफर फंक्शन आया था, अगर तुमको याद होगा, VO ऑफ S upon V of S, right? So V of S would be 1 by CS, so 1 upon 1 plus SRC. तो RC अपना 1 है, S इक्वल टू जी ओमेगा होगा, तो 1 प्लस जी ओमेगा हो गया, राइट। ये हो गया अपना ये हो गया अपना ट्रांसफर फंक्शन। तो तुम्हारा जो आउटपुट होगा, इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा क्या है तुम्हारा, ओमेगा है तुम्हारा 1, तो मैग्नीट्यूड 1/√2 है, फेस -45 है, तो ये साइन t माइनस फेज शिफ्ट 45 है, तो ये हो जाएगा स्टेडी स्टेट वाला वैल्यू। इसमें एक जस्ट डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि इस बार u ऑफ t यहाँ पे नहीं होगा, u ऑफ t माइनस टी नॉट होगा, क्योंकि t इक्वल्स टू टी नॉट पे स्विच क्लोज हो रहा है, इसलिए u ऑफ t इक्वल्स टू 0 पे अगर स्विच क्लोज होता तो ये t माइनस 0 होता, t इक्वल्स टू टी नॉट पे स्विच क्लोज हो रहा है, तो इसलिए t माइनस टी नॉट होगा तुम्हारा एक्सप्रेशन, बस। क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो स्टेडी स्टेट वाला, ये चीज नहीं होगा, बस तुम अगर कुछ देर बाद स्विच को क्लोज कर रहे हो तो फिर ये u ऑफ t नहीं होना चाहिए, u ऑफ t माइनस टी नॉट। इट इज जस्ट लाइक अगर तुम्हारे पास एक डीसी वोल्टेज होता और ये रजिस्टर है, तुम इसके अक्रॉस में अगर वोल्टेज मेजर करते हैं, राइट, मान लो कि ये 1 वोल्ट है, तो तुम अगर t इक्वल्स टू 2 पे क्लोज कर रहे हो तो तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन होगा, तुम अगर सही से इसको लिखोगे सिग्नल्स में, तो ये t माइनस 2 पे होगा। इसका मतलब क्या, 2 से पहले 0 था और 2 के बाद 1 था। 2 से पहले 0 था क्योंकि कोई करंट नहीं था, ओपन था, और 2 के बाद ऑब्वियसली 1 हो गया क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में आ गया, ये 1 वोल्ट आ गया, तो इसलिए यहाँ पे ये u ऑफ t माइनस टी नॉट होगा। इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो, समझ गए, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ट्रांजिएंट, सर ट्रांजिएंट क्या होगा, ट्रांजिएंट वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, वो होगा a e रेज़ टू पावर माइनस टी। अब कैपेसिटर का ऑब्वियसली इनिशियली ये ओपन सर्किट था, इधर कोई करंट नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, चार्ज नहीं है, तो इसका भी इनिशियल चार्ज 0 था। तो अगर मैं टोटल एक्सप्रेशन लिखूं, वी ऑफ टी का टोटल एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस टी नॉट प्लस ए e रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस टी नॉट। हाँ, ये भी ए रेज़ टू पावर टी माइनस टी नॉट ही होगा यहाँ पे। क्यों होगा टी माइनस नॉट, क्योंकि ये कब से स्टार्ट हो रहा है, ये बेसिकली ये भी टी नॉट से स्टार्ट हो रहा है, राइट, उसके पहले से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये क्लियर है, राइट, ये क्लियर है। ये क्यों ये क्यों टी माइनस टी नॉट होगा, आई होप ये वाला चीज क्लियर है अपने एंड पे, ठीक है। ये क्यों होगा ऐसा, तुम ऐसे समझ लो कि हाँ, एग्जैक्ट एक और एग्जांपल समझ लो कि यहाँ पे तुम्हारा एक आर और सी सर्किट है और तुम इस बार टी इक्वल टू 0 पे स्विच नहीं क्लोज कर रहे हैं, तुमको ये सब कुछ याद है, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन होगा वो डायरेक्टली 1 ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ नहीं होगा, सॉरी 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ नहीं होगा, वो होगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर
माइनस टी नॉट जब भी क्लोज कर रहा हूं अपॉन टॉप। ठीक है, ठीक है, ये समझना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये टी माइनस टी नॉट के होगा। अब बोल रहे ट्रांजिएंट जीरो होना चाहिए। ट्रांजिएंट जीरो का मतलब ये ए के वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा। ए का वैल्यू जीरो कैसे कैसे मैं पता करूँ ए का वैल्यू जीरो होगा? वो इनिशियल कंडीशन लगा के, मतलब एट टी इक्वल्स टू टी नॉट, क्योंकि ये सब कुछ टी इक्वल्स टू टी नॉट पे ही एग्जिस्ट करता है। उस समय पे मेरा वोल्टेज तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये तो जीरो होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा? 1/√2 साइन ऑफ टी नॉट -45 डिग्रीज। एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली टी नॉट लिखता हूँ ना, मतलब ये मतलब ओमेगा तुम्हारा 1 है, ये एक्चुअली ओमेगा इंटू टी नॉट है, ओमेगा 1। तो ये वाला चीज ना बेसिकली जो भी 1 इंटू टी नॉट है, ये वाला चीज रेडियंस पे है। तो फिर 45 डिग्रीज को भी रेडियंस पे कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेम यूनिट्स पे होने चाहिए। एक रेडियन पे है तो दूसरे को भी रेडियन पे होना चाहिए। ठीक है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड पे होता है, इसलिए ये रेडियन रेडियन पे है, क्योंकि टाइम का यूनिट सेकंड है और रेडियन पर सेकंड इंटू सेकंड रेडियन होता है। अब 45 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर तुमको याद होगा कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई, 1 डिग्री का मतलब क्या होगा? पाई बाई 180। और 45 डिग्री का मतलब क्या होगा? 45 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली, ये इंटू 4 होता है, तो पाई बाई 4 होता है बेसिकली ये। ठीक है, पाई बाई 4 और कुछ नहीं। ये और ये बेसिकली मेरे को कब निकालना है? टी इक्वल्स टू टी नॉट प्लस, जस्ट टी नॉट के जस्ट बाद। वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए, ये टी नॉट माइनस के इक्वल होना चाहिए, 0 वोल्ट होना चाहिए। तो ये टी नॉट प्लस पे मेरा बेसिकली ये वाला टी नॉट प्लस होगा, तो ये 1 हो जाएगा। यू ऑफ टी माइनस टी नॉट ये 1 हो जाएगा, प्लस ये तो टी नॉट प्लस पे जस्ट सिंपल ए हो जाएगा, ये तो 1 है। और मैं बोल रहा हूँ कि ए को 0 होना चाहिए, तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसको 0 ही होना चाहिए, राइट? ट्रांजिएंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास एक्सप्रेशन आ रहा है कि साइन ऑफ टी नॉट माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब साइन 0 कब होता है? एक्चुअली यहाँ पे ना मिनिमम लिखना चाहिए, तो फाइन द, एक्चुअली ये नेगेटिव है, फर्क नहीं पड़ता। ये वाला तो वैसे भी 0 है। हाँ, ये तो 0 है, ये तो 0, ये तो 0 है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए कि फाइंड मिनिमम। तो अगर मिनिमम फाइंड आउट करना, तो टी नॉट यहाँ पे रेडियन पे, ये भी रेडियन पे, टी नॉट का मतलब एक, ये कब 0 होता है? साइन ऑफ समथिंग, साइन थीटा कब 0 होता है? जब मेरा थीटा 0 होगा। तो यहाँ पे थीटा 0 कब हो रहा है? जब मेरा टी नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 4 होगा। तो पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली ये 0.78 समथिंग होगा, देख लेता हूँ। ठीक है, इतना आ जाएगा सेकेंड्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांजिएंट फ्री के लिए कब मेरे को स्विच क्लोज करना पड़ेगा? टी इक्वल्स टू दिस सेकेंड पे। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहा, राइट? इनपुट भी बोल रहे 0 है और कैपेसिटर भी चाहता है कि 0 रहेगा, तो कोई ट्रांजिएंट नहीं आएगा। समझ रहे हो? वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा। इस सवाल को करते हैं। यहाँ पे फिर से स्विच मेरा पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जा रहा है एक्चुअली। तो ये वाला स्विच है, ना कि ये वाला स्विच। एक्चुअली में ये वाला स्विच पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जा रहा है। The switch is at position 1 for a long time. It's moved to position 2 at t equals to t naught. ठीक है,
द स्विच इज एट पोजीशन 1 फॉर लॉन्ग टाइम, इट्स मूव टू पोजीशन 2 एट टी इक्वल्स टी नॉट। ठीक है, 1 पे था पहले, फिर 2 पे मूव कर दिया, 1 पे डीसी वोल्टेज था। ठीक है, फाइंड द टी नॉट सच दैट द करंट आई ऑफ टी इज ट्रांजिएंट फ्री। तो करंट आई ऑफ टी ट्रांजिएंट फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 1 पोजीशन पे बहुत देर तक था पहले पे, तो 1 पोजीशन पे ऑलरेडी 5 वोल्ट था और बहुत देर तक था, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर सकता है। तो तब अगर तुम करंट मेजर करोगे, तुम्हारा जो आई वन ऑफ टी था जस्ट 0 के पहले, वो क्या होगा, 5/10, राइट। बड़ा आसान है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, सो दिस विल बी 0.5 एम्पियर्स नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में होना चाहिए क्योंकि साइन उल्टा है, ये ऊपर जा रहा है एक्चुअली में, करंट तो नीचे आ रहा है, तो साइन उल्टा है, तो नेगेटिव में आना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मैं इसको पोजीशन 2 पे स्विच कर रहा हूँ, टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल सॉरी टी नॉट इक्वल टू 0, टी इक्वल टू टी नॉट पे। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ना मिनिमम पॉजिटिव लिखना चाहिए। तो फाइन टी नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ट्रांजिएंट फ्री। तो फिर से यहाँ पे डीसी क्या होगा, डीसी हमने पहले एस्टैब्लिश कर लिया था, इसका डीसी जो करंट का वैल्यू है, किसका, अच्छा आई ऑफ टी बोल रहे हैं, आई ऑफ ट्रांजिएंट फ्री होगा, आई ऑफ टी ट्रांजिएंट फ्री होगा। हाँ, मतलब बेसिकली सेम ही चीज़ है कि अब देखो आई वन ऑफ 0 -0.5 है, मतलब ऐसे करंट ऊपर से ऐसे करंट -0.5 है, लेकिन एक्चुअली में करंट नीचे जा रहा है। और तुम्हारा बेसिकली आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब ये सिंपल आरएल सर्किट है, यहाँ पे ज़्यादा मैं दिमाग नहीं लगा रहा। जो इसका जो ट्रांजिएंट वाला कंपोनेंट होगा, उसका इसका डीसी वैल्यू 0 है, तो ट्रांजिएंट वाला कंपोनेंट का वैल्यू ऐसा कुछ होगा, रेशो माइनस टी अपॉन टाउ। तो टाउ तुम्हारा एल बाई आर है, तो ये 1/7 दैट इज 70। ठीक है, ये होगा इसका ट्रांजिएंट वाला रिस्पॉन्स। अब ये 0 होना चाहिए। अब इसको 0 होने के लिए ई को 0 होना पड़ेगा। पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होगा, पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन अगर तुम लिखोगे आई ऑफ टी का, तो फिर से तुम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे, तो ये सिंपली हो जाएगा, वोल्ट ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा तुम्हारा 1/, ये एस एल प्लस आर, एस एल एस एस टू, सॉरी एस इज एस ओनली, सो एल इज 1, ये एल प्लस आर इज 7। तो तुम फिर से तुम इसको रिप्लेस करोगे, तो ये हो जाएगा जी ओमेगा प्लस 7। तो ये बेसिकली अब इसका ये तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा √50। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा 1/√50, और एंगल ऑफ एच ऑफ जी ओमेगा हो जाएगा ये 7 टाइम पर, सो तो ये हो जाएगा -81.87 डिग्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल -81.87 डिग्रीज। तो ये एंगल हो गया। अब तुम अगर एक्सप्रेशन को लिखोगे, आई ऑफ टी के एक्सप्रेशन को लिखोगे, फिर से टी नॉट पे स्विच क्लोज हो रहा है, तो देखो जो भी इनपुट होगा उसके साथ मैग्नीट्यूड का स्केलिंग हुआ होगा, और ये कॉज ही रहेगा, 2t रहेगा, ये एंगल सेम एंगल रहेगा 30 डिग्रीज, उसके साथ ये एंगल और ऐड हो जाएगा 0.87, और यहाँ पे u ऑफ t माइनस टी नॉट हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन सही है, करंट ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और
प्लस तुम्हारा जो ट्रांजिएंट है जो जीरो होना चाहिए, ट्रांजिएंट जीरो होना चाहिए, तो ये तो सिंपली जीरो होना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा करंट का एक्सप्रेशन है। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, जो करंट तुम्हारा है जीरो से पहले I1 थोड़ा नेगेटिव था, नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन वास्तव में तो करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, और स्विच जब क्लोज करोगे तो इंडक्टर चाहेगा सेम करंट को फ्लो करवाने के लिए, तो आई ऑफ टी का करंट कितना होना चाहिए, ये सीरीज सर्किट है, उसका करंट 0.5 होना चाहिए, -0.5 नहीं, -0.5, तो I1 ऑफ टी था, आई ऑफ टी क्या होना चाहिए, आई ऑफ टी ऑफ टी नॉट माइनस, सो आई ऑफ टी ऑफ टी नॉट माइनस तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई ऑफ टी ऑफ टी प्लस शुड बी इक्वल्स टू 0.5 ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। ठीक है, आई ऑफ टी तो रजिस्टर का करंट है, वो सडनली चेंज हो सकता है, लेकिन इंडक्टर का करंट पहले 0.5 था, तो अब भी 0.5 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन एज वेल। तो यहाँ पे मैं 0.5 से रिप्लेस कर देता हूँ, और ये हो जाएगा, ये 5/√50 है, तो ये 1 सॉरी √5 कैंसिल हो गया, और एक एक √5 इंटू √10, तो एक रूट बेसिकली 1/√2 हो जाता है ये। ठीक है, अब ये cos 2t तो रहेगा, 2t एक्चुअली टी नॉट हो जाएगा, ये इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाता है, π/180, उसे मैं रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लो एक बार, 0.9053 आ रहा है, तो तुम्हारा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाना चाहिए, √2, फिर इसका कॉस इनवर्स लोगे। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया, नहीं नहीं सही है, 0.5 इंटू √2, ये 45 आता है, 45 को तुम अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये π/4 आता है, प्लस 0.9053 डिवाइड बाई 2, तो 0.84 समथिंग आ रहा है तुम्हारा टी नॉट का एक्सप्रेशन। ठीक है, टी नॉट का एक्सप्रेशन क्या है, 0.84 सेकेंड्स। ठीक है, एक बार बस मैं फिर से देख रहा हूँ मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ये 49 है, ओ एक छोटी सी गलती होगी, छोटी सी गलती, बहुत ही छोटी सी गलती, इस बार ओमेगा 1 नहीं है, अगर ओमेगा 1 नहीं है तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/2j+7, तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, अपना जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 49 + 4 दैट इज 53, फिर ये 7/2 टाइम वर्स, जो कि है एक्चुअली ये 70 माइनस डिग्रीज। ठीक है, तो ये एक्चुअली डिग्रीज ये हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं अगर रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो π/180, तो ये एक्चुअली 0.76 होता है, ना कि 0.9। मेरे से थोड़ी सी गलती को, और इसका मैग्नीट्यूड भी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये 5/53 रूट 53 होगा बेसिकली, तो ये 5/0.72 फिर इसका कॉज इन बेसिकली क्या आ रहा है कि ये एक्सप्रेशन आ रहा है, जो कॉज ऑफ 2t माइनस 0.7689, इसका फिर कॉज इनवर्स लोगे, हमेशा याद रखना कैलकुलेटर में रेडियंस को टिक मार्क करना गेट कैलकुलेटर में, तभी सही आएगा। इसके बाद जो मैं एक्सप्रेशन करूँगा इसका कॉज इनवर्स लूँगा, तो 0.7755 आता है, फिर इसको ऐड करूँगा 0.7689 से, फिर इसको 2 से डिवाइड करूँगा, तो अप्रोक्सीमेटली 0.7 समथिंग आ रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इतना आ रहा है, मैं बस देख रहा हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ये मैं सोच रहा हूँ 0.7
इसका कॉस इनवर्स लेंगे तो रोटेशन विथ नहीं आ रहा। सही है। आई थिंक ये सब कुछ सही है। अगर कुछ गलत होगा तो बोलना कैलकुलेशन में कमेंट्स में, लेकिन मेरे हिसाब से तो कितना आ रहा है ये प्लस 0.7689 डिवाइड बाई 2 तो 0.76 समथिंग आ रहा है। .7621 सेकेंड्स, ठीक है, इतना आ रहा है। ठीक है, तो अगर ट्रांजिएंट नहीं चाहिए तो मेरा टी नॉट का वैल्यू 0.7629 सेकेंड्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसमें क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट सवाल में क्या पूछ रहा है, एक सिंपल सा सवाल है। क्या पूछ रहा है कि अब इसमें ना सब कुछ, अच्छा ये डीसी इनपुट है, ये साइनसॉइडल इनपुट है, फिर बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई सच दैट वीटी हैज ए ट्रांजिएंट कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड 0.5। इस बार ऐसा नहीं बोल रहा कि वीटी के पास ट्रांजिएंट कंपोनेंट नहीं है, इसे बोले वीटी के पास ट्रांजिएंट कंपोनेंट है। तो इतने देर से जो जैसे भी सवाल किए, अब इस सवाल पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर ट्रांजिएंट कंपोनेंट है और जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 0.5 है, तो फिर क्या होना चाहिए टी नॉट, मतलब बेसिकली ट्रांजिएंट कंपोनेंट कैसा दिखता है और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, सोचो और फिर सॉल्व करो। ओके, तो इस सवाल को करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉल्व करते हैं, मतलब t इक्वल टू 0 के लिए तो ये स्विच क्लोज था, उसके बाद ओपन हो रहा है। तो जब ये क्लोज था तब जब ये क्लोज था और ये उस तब ओपन था, एक बार सर्किट को ड्रॉ करते हैं t लेस देन 2 के लिए। t लेस देन 2 के लिए सर्किट में क्या हो रहा है, राइट, t लेस देन 2 के लिए सर्किट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये 5 ut, ये हो गया, ये 1 ओम, राइट, ये 1 ओम। और देखो ये क्लोज था, t लेस देन 2 के लिए ये क्लोज था, राइट, तो ये क्लोज हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, तो कैसे नोटिफिकेशंस बंद कर देते हैं, हाँ, ओके, तो ये क्लोज हो जाएगा। ये 4 फैराड, ये ओपन, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, राइट, मतलब स्टेडी स्टेट पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और ये ओपन रहेगा, तो ये राइट हैंड साइड वैसे भी फर्क नहीं पड़ता क्या है, वो ओपन है राइट हैंड साइड। तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, सिंपली 5, अच्छा ये 5 यूटी है, अच्छा इंटरेस्टिंग है, ये 5 यूटी है, इट्स नॉट लाइक ये 5 वोल्ट है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये 0 से लेके 2 तक ही वैलिड होगा, क्योंकि 0 से पहले ये कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, तो 0 से पहले तो था ही नहीं। तो एक्चुअली में मेरे से गलती होगी थोड़ी सी, एक्चुअली में ये स्टेडी स्टेट नहीं रीच कर पाएगा। क्यों नहीं रीच कर पाएगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट डीसी नहीं था, एक स्टेप था जो t इक्वल टू 0 पे आ रहा है, और t इक्वल टू 0 से 2 तक शायद ये स्टेडी स्टेट पे ना रीच कर पाए, शायद ये स्टेडी स्टेट पे ना रीच कर पाए, राइट, तो वो अपने को कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो इसको बेसिकली नॉर्मली ये ट्रांजिएंट, एक ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, मान लो ये ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करोगे, मान लो ये ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, सवाल है, मान लो ये सर्किट हमेशा था, लेकिन हमको पता है कि t इक्वल टू 2 पे कुछ चेंज होगा, उसके बारे में सोचेंगे। मान लो ये सर्किट है, तुम ट्रांजिएंट है, तुमको ना कैपेसिटर का वोल्टेज का इक्वेशन तुमको लिखना है, तो क्या तुम झटके से लिख पाओगे, बिल्कुल इतना प्रो हो गए हो तुम अभी, झटके से लिख पाओगे। अगर यही सर्किट रहता तो स्टेडी स्टेट में कितना वोल्टेज होता, 2.5, और इसका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ 1 मान लेते हैं, 0 से 2 सेकंड के बीच में मेरा जो टाइम कांस्टेंट है वो टाउ 1 है, ठीक है, क्योंकि सर्किट मेरा ऐसा है 0 से 2 के बीच में। तो टाउ 1 क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, राइट, आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट, तो ये शॉर्ट हो गया, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1 ओम पैरेलल विद 1 ओम, दैट इज 1 ओम पैरेलल विद 1 ओम, दैट इज 0.5 इंटू सी, दैट इज 4, राइट, तो ये 1/2 इंटू 4, दैट इज नथिंग बट 2 सेकेंड, 1/2 इंटू 4 दैट इज नथिंग बट 2 सेकेंड, ठीक है। तो
टाउ वन अपना आ गया 2.5 1 माइनस t/2, ठीक है। ऑब्वियसली ये u ऑफ टी जाएगा, उसके बाद वैलिड नहीं होगा, लेकिन वी नो कि t इक्वल्स टू 2 पे कुछ चेंज हो रहा है, तो लेट अस फाइंड आउट द वोल्टेज एट t इक्वल्स टू 2, क्योंकि कैपेसिटर अपने वोल्टेज को होल्ड करता है, तो वो अपना वोल्टेज को सेम रखना चाहेगा जो 2 के जस्ट पहले था, 2 के बाद भी सेम रखना चाहेगा। तो लेट अस कैलकुलेट 2 के जस्ट पहले कितना वोल्टेज था। तो Vc of t at t equals to 2 minus, so this will be 2.5 e raised to power minus 2 minus almost 2 के करीब होता है by 2, राइट। तो e raised to power 1 हो जाएगा, e raised to power minus 1 हो जाएगा, so -1 प्लस 1 इंटू 2.5, ठीक है, 1.58। तो ये 1.58 वोल्ट, ठीक है, ये 1.58 वोल्ट आ जाएगा अपना कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का वोल्टेज t इक्वल्स टू 2 सेकंड के जस्ट पहले 1.58 था, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड के जस्ट बाद कैसा सर्किट बन रहा है, ये ओपन सर्किट हो रहा है t इक्वल्स टू 2 के बाद, और ये क्लोज हो रहा है, तो सर्किट मेरा कुछ ऐसा बनेगा। फॉर 2t+5, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि इसका एक इनिशियल कुछ वोल्टेज था, राइट, मतलब अगर ये सर्किट है, फिर मेरा इसका वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा, सिर्फ मान लो कि इसके इसके पास कोई इनिशियल वोल्टेज नहीं है, मान लो इसके पास कोई इनिशियल वोल्टेज नहीं है, अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो इसका फिर रिस्पॉन्स क्या होगा, मतलब साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कैसा होगा। बड़ा सिंपल है, सिंपल आरसी सर्किट है, तो वीसी ऑफ एस एस स्टेडी स्टेट वाला रिस्पॉन्स, सिंपली उसके लिए तुमको ट्रांसफर फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा। बेसिकली वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा, ओमेगा इस बार 2 है, राइट, ओमेगा अपना ओमेगा टी 2 है, तो J2, और जो भी अपना इनपुट होगा, इनपुट क्या है, इनपुट अपना यही है अपना इनपुट, राइट, बेसिकली वी आई लिख लेते हैं, इसको वी आई मान लेते हैं, वी आई एफ टू, और इसके साथ बेसिकली फेज भी ऐड हो जाएगा, राइट, जो भी मेरा ट्रांसफर फंक्शन का फेज होगा, ठीक है, उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, क्या होता है, अगर लैपलास में दिखाऊं मैं तुमको, तो ये सिंपली होता है 1/CS, ये आर, सॉरी ये, हाँ ये आर होता है, और ये अपना वी आई ऑफ एस होता है, राइट, और ये अपना वी ऑफ एस होता है, ठीक है। वी ऑफ एस will be equals to 1/CS plus 1/CS 1 divided by 1 plus RCS, ओके। तो आर और सी का वैल्यू पता है अपने को, आर का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 4 है, तो ये 1/4s हो जाएगा, और एस को मैं जी ओमेगा से रिप्लेस भी कर सकता हूँ, तो ये ओमेगा को मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा को मैं 2, बेसिकली ये 4 जे ओमेगा हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 प्लस J8, ठीक है, 1 प्लस J8,
तो अब इसका मैग्नीट्यूड और फेस दोनों ही निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मैग्नीट्यूड और फेस निकालते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये मेरा एच ऑफ J2 है, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ J2 हो जाएगा, एक सेकेंड दो मेरे को, ये अंदर क्यों नहीं जा रहा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एच ऑफ 2 हो जाएगा 1/√65 और एंगल हो जाएगा एंगल क्या हो जाएगा 10 ठीक है। तो अच्छा ये रेडियन में आ रहा है एक्चुअली, रेडियन में, मैं इसको रेडियन में लिख रहा हूँ, ठीक है, एंगल अपना रेडियन में लिख रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली रेडियन में ही सॉल्व करना है। दिस इज द रेडियन, ठीक है, ये डिग्रीज में नहीं है, रेडियन में, रेडियन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब एक्सप्रेशन कैसा होगा, एक्सप्रेशन ऐसा होगा, राइट, मेरा जो VC ऑफ टी स्टेडी स्टेट होगा उसका जो एक्सप्रेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड 1/√65 होगा, मल्टीप्लाई बाय द इनपुट एम्पलीट्यूड 50 है, तो 50 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, ये 2t प्लस 5 और फेज से सब्ट्रैक्शन होगा, दैट इज 1.446 रेडियन, ठीक है, रेडियन में है। फाई को भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जो मेरा फाई है वो भी रेडियन में, अगर डिग्री में पूछा होगा तो डिग्री में आंसर करना पड़ेगा। एक्चुअली में यहाँ पे बोलना चाहिए कि फाई इन डिग्रीज, ठीक है, मतलब कौन से यूनिट में पूछ रहा है वो बताना पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझेंगे। तो अब ट्रांजिएंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ट्रांजिएंट का जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो 0.5 होना चाहिए। पहली बात, यहाँ पे ट्रांजिएंट कैसा होगा, फिर से अगर तुम मेजर करोगे तो अगर तुम स्टेडी स्टेट पे देखोगे ये ओपन सर्किट, तो इसके क्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, ये हो जाएगा इसका वोल्टेज, इसका एवरेज वैल्यू क्या है 0। तो अपना जो ट्रांजिएंट का एक्सप्रेशन होगा, ट्रांजिएंट का एक्सप्रेशन कैसा होगा, VC ट्रांजिएंट ऑफ टी, उसका एक्सप्रेशन होगा e⁻⁴ ट्रांजिएंट का जो एक्सप्रेशन होगा e⁻⁻ माइनस टी अपॉन τ2, राइट, क्योंकि इस बार सर्किट मेरा कैसा है, सर्किट मेरा ऐसा है, तो यहाँ पे τ2 क्या है, R×C जो कि है 4, तो अपना τ2 हो जाएगा 4। ठीक है, τ2 4 हो गया। तो लेकिन वो लोग ने डायरेक्ट बता दिया कि ट्रांजिएंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो 0.5 होना चाहिए। डायरेक्टली उन्होंने बता दिया कि जो मेरा हैज अ ट्रांजिएंट कंपोनेंट ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 0.5, डायरेक्टली बता दिया उन्होंने। तो ए क्या वैल्यू डायरेक्टली उन्होंने बता दिया 0.5। तो ट्रांजिएंट को, और यहाँ पे फिर से एक गलती हो गया हमसे, ये कब से स्टार्ट हो रहा है, t=2 से, t=0 से नहीं, t=2 से। तो अगर t=2 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा, t-2 होगा, राइट, t-0 नहीं होगा, t-2 भी ऐड करना पड़ेगा। तो a का वैल्यू 0.5 है, तो अगर मैं पूरा VC ऑफ t को लिखूं एक साथ, तो ये 50/√65 साइन 2t प्लस 5 माइनस 1.446, ठीक है, और प्लस प्लस 0.5 e⁻⁻ माइनस यहाँ पे बेसिकली ये u ऑफ t-2 होना चाहिए,
t minus 2 t minus 2, ठीक है, ये हो गया। अब तो ये आ गया। अब लेकिन इक्वेशन को तो कैपेसिटर का वोल्टेज सडनली चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इंपल्स करंट तो आ ही नहीं रहा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज 2 सेकंड के जस्ट पहले कितना था, 1.58, तो 2 सेकंड के जस्ट बाद भी 1.58 होना चाहिए। तो इससे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, 5 का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मैं इसको t इक्वल टू 2 प्लस पे करूँ तो कैपेसिटर का वोल्टेज 1.58 ही रहना चाहिए। और ये एक्सप्रेशन मैं अगर लिख लेता हूँ यहाँ पे, सिक्सटी फाइव अंडर रूट, ठीक है, तो ये 6.2 है साइन टी इक्वल टू 2 सेकंड, टी इक्वल टू 2 सेकंड मतलब 4 प्लस ये 5 हो गया, ठीक है, माइनस 1.446, ये ऑलमोस्ट ई ऑफ 0 प्लस जो कि 1 होता है, प्लस ये तो 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 0 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1, तो 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को 5 का वैल्यू आ जाएगा। एक बार 5 का वैल्यू क्विकली कैलकुलेट कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो 1.58 माइनस 0.5 डिवाइड बाई 6.2, फिर साइन साइन इनवर्स कर लेता हूँ, रेडियन में सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, और फिर अच्छा ये कुछ 5 नेगेटिव में आ रहा है, हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ बताया नहीं है, बस फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। एक्चुअली यहाँ पे 5 का रेंज बता देना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। 5 का रेंज होगा माइनस, अच्छा 5 का रेंज कुछ भी हो सकता है, बेसिकली माइनस 360 से प्लस 360, मतलब एंगल तो एंगल 360 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो सेम होता है, राइट। तो इसलिए मैं बड़ा रेंज बता दिया कि 5 का रेंज इतना है, इतने रेंज में तुम्हारा आंसर आएगा। तो इस रेंज में अगर तुम आंसर निकालोगे तो ये 1.78 आ रहा है, इसको फिर मैं प्लस 1.446 माइनस 4, ठीक है, तो 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, रेडियन, और इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री में क्या आ जाएगा। एक्चुअली मैं काम करते हैं, 5 का रेंज में पॉजिटिव बताता हूँ, ठीक है। तो 5 का रेंज तो बताओ कि 0 से 360 के बीच में रेंज बताओ, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बताओ। तो अगर ये आ रहा है, राइट, इसको अगर मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करूँ, 180 डिवाइड बाई पाई, डिग्रीज में ये माइनस 136 आ रहा है। एक्चुअली ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस 136 सही है। अच्छा सॉरी, मैं एक बार रेंज चेंज करता हूँ इसको, क्योंकि मतलब हम रेंज मतलब एक 360 का रेंज देते हैं, तो मैं रेंज को चेंज करता हूँ, -180, मतलब कुछ भी रेंज दे सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। -180 से +180 दे सकता हूँ, 0 से 360 भी दे सकता हूँ। अगर मतलब ये रेंज दिया है तो इसके लिए आंसर ये है, -136 डिग्रीज, ठीक है। लेकिन मान लो कि तुम्हारा रेंज, अगर रेंज तुम्हारा 0 से 360 दिया होता, फिर तुम क्या करते, फिर तुम इस एंगल से 360 ऐड करते, ठीक है, प्लस 360 करते, तो तुम्हारा क्या आ जाता, तुम्हारा आंसर आ जाता 223। तो एंगल में अगर तुमने पढ़ा होगा कि एंगल के साथ तुम 360 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, चेंज नहीं होता, क्योंकि ये एक सर्कल है, राइट, ये सिंपली एक सर्कल है। तो सर्कल में अगर तुम 360 रोटेट करोगे तो सेम पॉइंट पे पहुंच जाते हो, तो एंगल का मतलब ही वही होता है, राइट। एंगल बेसिकली वो पॉइंट को दर्शाता है रोटेशन के बाद। तो अपना आंसर तो ये है, लेकिन बाई चांस अगर तुमको दूसरा वाला पूछे तो उसको भी कर सकते हो, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे बेसिकली मतलब साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट का कोई सीन नहीं है, बस आपको सिंपली 0 प्लस पे करंट बताना है, बड़ा सिंपल है। तो 0 0 से पहले एक बार सर्किट को ड्रॉ करते हैं। 0 से पहले ये स्विच ओपन था, तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा ऐसा रहेगा। यहाँ पे 6 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये स्विच ओपन है, राइट।
ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा राइट, स्टेडी स्टेट में, जीरो से पहले सब कुछ स्टेडी स्टेट की तरह बिहेव करेगा। इंडक्टर भी शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मेरे पास डीसी इनपुट सोर्स है, तो स्टेडी स्टेट की तरह सब कुछ बिहेव करेगा। तो बेसिकली यहाँ से तो कोई करंट जा नहीं रहा, तो पूरा करंट यहीं से जाएगा। कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, 2, तो कितना करंट जाएगा, 3 एम्पियर। तो मेरा जो आई ऑफ जीरो माइनस कितना होगा, 3 एम्पियर होगा। तो आई ऑफ जीरो प्लस कितना हो जाएगा, वो भी 3 एम्पियर होगा। सडनली अगर तुम देखोगे यहाँ पे कोई इम्पल्स वोल्टेज आने का कोई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है, देखना है। तो आ, एक बात देख लो, तो ये बेसिकली तुम्हारा आई ऑफ जीरो माइन, सॉरी एक सेकेंड, तुम्हारा ये आई तो गलत है, क्योंकि आई तो ये स्विच के थ्रू में करंट है। मैं तो इंडक्टर के बारे में बात करो। इंडक्टर तो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं, इंडक्टर अपना प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। इंडक्टर का ये जीरो माइनस जीरो प्लस, और कैपेसिटर का जो जीरो माइनस पे वोल्टेज था वो कितना हो जाएगा, यहाँ इसके अक्रॉस में जितना भी वोल्टेज होगा, 3 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज 3 वोल्ट होगा, तो इसका वोल्टेज 3 हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर का वोल्टेज भी सडनली चेंज नहीं होगा, लेकिन टी इक्वल जीरो प्लस पे ये स्विच क्लोज हो रहा है, तो जीरो माइनस पे मेरा जो आई ऑफ जीरो माइनस था वो एक्चुअली जीरो था, क्योंकि करंट तो कुछ जा नहीं रहा था स्विच के थ्रू, राइट। लेकिन अब ये क्लोज हो गया। अच्छा एक सेकंड, एक गलती हो गई मेरे से, एक सेकंड ना, ये ओपन सर्किट हो गया, लेकिन ये 1 ओम तो, अच्छा ये एक्चुअली ना गलती से ड्रॉ हो गया, ये 1 ओम गलती से ड्रॉ हो गया, एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गया एक्चुअली। एक्चुअली मैंने भी एआई से बनवाया था इमेज को, तो एआई भी थोड़ा सा पागलबंदी करता है, तो गलती से एक्स्ट्रा 1 ओम को ऐड कर, सॉरी माय बैड, एक्स्ट्रा 1 ओम नहीं रहेगा एक्चुअली, सिर्फ इतना ही सर्किट रहेगा, ठीक है। ओके, तो अब जब स्विच क्लोज हो रहा है फिर मेरा सर्किट कैसा दिख रहा है, 6 वोल्ट, ठीक है। ये 1 ओम, ये 1 ओम ऑफ इंडक्टर तो बोलेगा मेरे थ्रू तो भाई कितना एम्पीयर करंट जाएगा, 3 एम्पीयर करंट ही जाएगा, ठीक, किसी भी तरह 3 एम्पीयर करंट वो फ्लो करवाएगा, लेकिन ये स्विच क्लोज्ड है, तो इसके इधर एक रजिस्टर भी है कनेक्टेड जो कि है 1 ओम, और ये इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज 3 है, ठीक है, 3 वोल्ट, इसका जीरो, ये एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, और ये एट टी इक्वल टू जीरो माइनस। तो अब सॉल्व करते हैं, देखो इसके क्रॉस में 3 वोल्ट है, ठीक है, ये 3 वोल्ट इस 1 ओम के क्रॉस में भी 3 वोल्ट है, राइट, मतलब ये दो पॉइंट्स तो सेम ही है, तो इसके क्रॉस में भी 3 वोल्ट अगर है, क्योंकि कैपेसिटर अपने वोल्टेज को होल्ड करेगा, तो इसके थ्रू करंट कितना आएगा, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। तो 3 एम्पियर करंट आ रहा है इधर से, 3 एम्पियर करंट जा रहा है इधर से, तो ये 0 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है। 0 एम्पियर करंट इधर से जाएगा, तो ये हो गया 0 प्लस, तो ये हो गया देन, हाँ, तो बेसिकली 0 प्लस में करंट कितना होगा स्विच का, स्विच का 0 प्लस में करंट तो 0 होगा, ठीक है। तो स्विच भी काइंड ऑफ अपने प्रॉपर्टी को, स्विच का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता कि 0.0 प्लस, स्विच का कोई मेमोरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मतलब 0 प्लस और 0 माइनस में सेम करंट आ रहा है, ये बस एक कोइंसिडेंस है, तो 0 प्लस पे स्विच का करंट 0 है, ये बस एक ट्रिक क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे फिर से मतलब कुछ स्विच बेस्ड सवाल में करवा रहा हूँ, ताकि लास्ट में जाते जाते ये सारे सवाल हो जाए। तो ये 0 प्लस पे फिर से इस बार कैपेसिटर का 0 प्लस पे करंट निकालना है। फिर से एक बात याद रखो कि कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज नहीं होगा, इंडक्टर का करंट चेंज नहीं होगा। तो फिर से 0 से पहले सर्किट को ड्रॉ करते हैं, तो 0 से पहले अगर मैं इसको बेसिकली कॉपी कर लेते हैं, राइट, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ 0 से पहले, बेसिकली ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये सिंपली ओपन सर्किट हो जाएगा।
ठीक है, ये ओपन सर्किट हो गया। अब स्टेडी स्टेट पे ये, क्योंकि ये डीसी वोल्टेज है, स्टेडी स्टेट पे ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा और ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, इजंट इट? ठीक है, तो ये अगर ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है तो यहाँ से पूरा करंट जाएगा, तो ये 5 और 5 दोनों बेसिकली सीरीज में है, तो कितना वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस में, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा? 5 वोल्ट। कैलकुलेट कर सकते हो, करंट निकालो, करंट कितना जाएगा यहाँ से टोटल 10/10, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, तो 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, क्योंकि ये किलो ओम्स में है, 1 मिली एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है जो इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो मेरा जो इंडक्टर का 0 माइनस पे करंट है वो 1 मिली एम्पियर है, और जो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे इस नोड पे पोटेंशियल निकालोगे तो तुमको मिल जाएगा VC ऑफ 0 माइनस 5, राइट, 5 वोल्ट। ठीक है, अब बेसिकली 0 प्लस पे सर्किट को ड्रॉ करते हैं। 0 प्लस पे क्या हो जाएगा मेरा, इसको शॉर्ट कर देंगे, इस स्विच को शॉर्ट कर देंगे। इस स्विच को अगर शॉर्ट कर देंगे तो इस स्विच को अगर शॉर्ट कर देंगे, ये तो बोलेगा, इंडक्टर तो बोलेगा मेरे थ्रू तो 1 मिली एम्पियर करंट ही फ्लो होगा, कोई रोक नहीं सकता, और ये कैपेसिटर बोलेगा मेरे अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, दैट इज 5 वोल्ट। ये दो इन्फॉर्मेशन अपने को पता है, तो यहां से 1 मिली एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, और ये पूरा पाथ शॉर्ट सर्किटेड है। तो तुम अगर मान लो इस नोड पे पोटेंशियल कितना 0 है और इस नोड पे पोटेंशियल कितना, कैपेसिटर का वोल्टेज 5 है, तो मेरे को डायरेक्टली पता चल गया कि यहां से कितना करंट जा रहा होगा, 5 माइनस 0/4, दैट इज 1.25 मिली एम्पियर। ठीक है, इतना मेरा करंट यहां से जा रहा है, ठीक है, 1.25 मिली एम्पियर इतना करंट जा रहा है मेरा यहाँ से, यहां से 1 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, तो स्विच के थ्रू कितना करंट जाएगा, 0.25, यहाँ से 1 जा रहा है, 1.25 यहाँ से आ रहा है, तो स्विच के थ्रू 0 प्लस पे स्विच, अच्छा स्विच का करंट नहीं पूछा एक्चुअली, तो जो स्विच का करंट है 0 प्लस पे दैट इज 0.25, वैसे वो पूछा नहीं है तो फायदा नहीं है कुछ। लेकिन इस नोड पे अगर मेरा पोटेंशियल 5 है, इस नोड पे मेरा पोटेंशियल 10 है, तो इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, 1 मिली एम्पियर करंट, ठीक है, ऐसे जा रहा है 1 मिली एम्पियर करंट, यहाँ से 1.25 जा रहा है, तो बाकी जो करंट है वो कैपेसिटर से आ रहा होगा नेगेटिव में, राइट, उल्टा आ रहा होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है 0.25, उल्टा है तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली जो मेरा करंट में यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ये 0.25 ऐसे है, लेकिन क्योंकि आईसी का डायरेक्शन ऊपर से नीचे दिया है तो नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, IC 0 प्लस वुड बी माइनस 0.25 मिली एम्पियर। तो कैपेसिटर करंट सडनली चेंज हो सकता है, कैपेसिटर वोल्टेज सडनली चेंज नहीं हो सकता। ये सब ट्रांजिएंट के कुछ सवाल थे, बचे थे, वो मैं बस आपको करवा रहा हूँ। ये एक बेसिक सा सवाल है यहाँ पे, एक्चुअली में एक इम्पल्स दिया है और क्या पूछ रहा है कि सीरीज RLC सर्किट, जीरो इनिशियल कंडीशन, यूनिट इम्पल्स दे रहा हूं, तो मेरा जो वोल्टेज है वो कैसा होगा, जो VC ऑफ t है वो कैसा होगा। तो इसमें क्या कर सकते हो कि तुम पहले तो रूट्स निकाल सकते हो। अब इसमें तुमको डाउट ऐसा होगा कि सर यहाँ पे तो इम्पल्स है, इम्पल्स के साथ तो कभी सॉल्व नहीं किया आपने। हाँ, इम्पल्स के साथ कभी तुमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन तुमने स्टेप के साथ तो सॉल्व किया है, तुमने स्टेप वोल्टेज के साथ तो सॉल्व किया है। तो स्टेप के लिए निकालो, स्टेप रिस्पॉन्स निकालो, तुमको वोल्टेज निकालना, स्टेप रिस्पॉन्स निकालो, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो तुमको इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा। वो एक तरीका है, या तो तुम क्या करो डायरेक्टली लैप्लास लगा दो, लेकिन डायरेक्टली लैप्लास लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम स्टेप रिस्पॉन्स निकालो इसका, ठीक है। स्टेप रिस्पॉन्स कैसे निकालोगे, स्टेप रिस्पॉन्स बेसिकली U ऑफ t मानो इसको, फिर जो भी प्रोसीडियर है उसको फॉलो करो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, तुमको फिर उसका ये VC ऑफ t इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन डेटा क्वेश्चन है, तो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल अभी वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। ये पहले आउटपुट वोल्टेज बोल रहे हैं, फिर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर बोल रहे हैं, दोनों में ही सेम सिनेरियो होगा, पहले स्टेप रिस्पॉन्स निकालो, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दो तो इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। कोई दूसरा तरीका है अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो उसको भी सॉल्व करो, तो फिर मैं इसका सोल्यूशन करूंगा।
अब क्या इसका कोई दूसरा तरीका हो सकता है? एक तरीका तो मैंने बता दिया, दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप पहले इसके रूट्स निकाल लो। अगर आपको रूट्स पता होंगे, आपको ये जरूर पता होगा कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या सिंपल एक्सपोनेंशियल होगा, ओवर डैम्प्ड होगा, अंडर डैम्प्ड होगा, क्रिटिकल डैम्प्ड होगा, या रिस्पॉन्स ऑसिलेटरी होगा। सब कुछ डिपेंड करता है रूट्स के ऊपर। तो पहले क्यों ना इसके रूट्स निकाले, क्योंकि ऑप्शंस ऑलरेडी दिया है, तो उतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। आप जरूर करना कि आप स्टेप रिस्पॉन्स निकालना, उसको डिफरेंशिएट करना, इंपल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कम्पिटेटिव एग्जाम है, तो हम इसको स्मार्ट वर्क के साथ कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका रूट्स निकालता हूँ। तो अगर आपको याद होगा रूट्स के बारे में, रूट्स क्या था अपने सीरीज आरएलसी सर्किट में, रूट्स क्या था? तो अपना जो रियल पार्ट होता है, ठीक है, या तो आप अगर आपको याद भी नहीं है, आप क्या कर लो, आप सिंपली ना ये इक्वेशन लिख लो, उससे भी हो सकता है। अगर चलो मैं तो वैसे बोलता हूँ याद करने के लिए, ये अल्फा रियल पार्ट क्या होता है? रियल पार्ट क्या होता है? बैंडविड्थ का आधा, राइट, बैंडविड्थ का आधा। ठीक है, अगर आपको याद होगा बैंडविड्थ का आधा, बैंडविड्थ मतलब R/12। सीरीज आरएलसी सर्किट में R/12 होता है अल्फा का वैल्यू। ठीक है, याद, बैंडविड्थ का आधा। बैंडविड्थ कहां से मिलेगा आपको? बैंडविड्थ R/L होता है, या टाइम कांस्टेंट का उल्टा, बैंडविड्थ टाइम कांस्टेंट का उल्टा होता है। और ये बैंडविड्थ आप कहां पे पढ़ोगे? ईसी सर्किट्स में, तो बाद में पढ़ोगे, डोंट वरी, मैंने पहले ही बता दिया था। तो बस याद करने का एक तरीका है, बैंडविड्थ का आधा होगा। बैंडविड्थ कहां पे पढ़ोगे? ईसी सर्किट्स, बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आर आर 1 ओम है, L 1 है। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा 1/2 आ गया, और अपना ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा? 1/√LC, जो कि है ये भी 1 है, राइट, ये 1 है सिंपली। L 1 है, C 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब सिंपली तुमको क्या पता है? तुमको ये पता है कि तुम्हारा जो अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ये लेस देन 0 है। तो इसका मतलब तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा आएगा? अंडरडैम्प्ड आएगा। बेसिकली तुम्हारे जो रूट्स हैं, सॉरी अंडरडैम्प्ड नहीं आएंगे तुम्हारा, हाँ अंडरडैम्प्ड काइंड ऑफ एक रिस्पॉन्स आएगा। तुम्हारे जो रूट्स हैं, तुम्हारे रूट्स रियल और सॉरी नॉट रियल, तुम्हारे रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे, राइट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, जिसका एक रियल पार्ट भी होगा। जिसका रियल पार्ट तो ये है, और इसका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट ये होगा। अगर तुमको याद होगा, तुम्हारे जो पोल्स हैं वो क्या थे? वो थे माइनस ऑफ अल्फा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 1/2 प्लस माइनस माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो ये 1/2 प्लस माइनस 1/2 बाहर आता है, और ये 2 स्क्वायर, तो √3। ठीक है, तो तुम्हारा रूट √3/2 आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा प्लस माइनस j√3, राइट। तो दो रूट्स होंगे, ये एक रूट हो जाएगा, राइट, ये एक रूट हो जाएगा, और नेक्स्ट रूट क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस j√3/2। ठीक है, तो ये हो गया। अब बेसिकली तो साफ साफ दिख रहा है मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा। रिस्पॉन्स कुछ जिसका रियल पार्ट मतलब ऐसा कुछ होगा, राइट, मतलब ये e⁻−80 अल्फा टी, सॉरी, दैट इज t/2 इंटू C1 कॉस। अब C1 जीरो भी हो सकता है, वो दिक्कत नहीं है, C1 जीरो भी हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स
कुछ इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो अगर तुम यहां पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ ना ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये कब होता है, जब मेरा रिस्पॉन्स ओवर डैम्प्ड होता है, दो रियल रूट्स होते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट वो जीरो होता है, दो रियल रूट्स अलग होते हैं, राइट, ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। और ये वाला केस में नहीं हो सकता, यहाँ पे बोल रहे सिंगल एक रूट होगा, मतलब ये भी काइंड ऑफ ओवर डैम्प जैसा ही है, ओवर डैम्प का स्पेशल केस है जहाँ पे एक वाला पर्टिकुलर कांस्टेंट वो जीरो है बेसिकली, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये और ये पॉसिबल है, ठीक है, ये दोनों ही पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम C2 को जीरो मानोगे तो तुम्हारा ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये ठीक है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये कॉस वाला टर्म है, ये माइनस t/2 है इसका पावर, ठीक है। और अगर तुम C1 को जीरो मानोगे तो फिर ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। अब मैं किसको किसको लू, इसके लिए तुम t इक्वल टू जीरो पे वैल्यू निकालो, तो क्या है, दिस इज नथिंग बट कैपेसिटर वोल्टेज, तो t इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर वोल्टेज क्या होना चाहिए, ये कैसे निकालेंगे, तो ये बोल रहा है t इक्वल टू जीरो पे तुम्हारा कैपेसिटर वोल्टेज 2/√3 होना चाहिए, और ये बोल रहा है तुम्हारा t इक्वल टू जीरो पे तुम्हारा जीरो प्लस पे बेसिकली कैपेसिटर वोल्टेज तुम्हारा जीरो होना चाहिए। तो अगर तुम t इक्वल टू जीरो प्लस पे सर्किट को ड्रॉ करोगे, या जीरो पे ही ड्रॉ करो, एग्जैक्टली जीरो पे ही ड्रॉ करो, t इक्वल टू जीरो पे, तो जीरो पे एक इंपल्स आ रहा है और इंडक्टर तो इनिशियली जीरो था, जीरो इनिशियल कंडीशंस, मतलब इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं था, तो बेसिकली इंडक्टर ओपन सर्किट रहना चाहेगा, जीरो करंट, रजिस्टर है यहाँ पे, राइट, रजिस्टर का वैल्यू कितना है, रजिस्टर का वैल्यू 1 ओम है, राइट, ठीक है, रजिस्टर का वैल्यू 1 ओम है। फिर कैपेसिटर है, कैपेसिटर ऑब्वियसली अपने वोल्टेज को कांस्टेंट रखना चाहेगा, तो वो अपना वोल्टेज कांस्टेंट मतलब वो 0 वोल्ट रखना चाहेगा। लेट्स सी कैपेसिटर कांस्टेंट कब रखेगा, अगर उसके थ्रू इंपल्स करंट नहीं फ्लो हो रहा तो उसका वोल्टेज सेम ही रहेगा। तो लेट्स सी इस सिनेरियो पे इंपल्स करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये इंपल्स वोल्टेज, क्योंकि इंडक्टर अभी के लिए बोल रहा है मेरे थ्रू जीरो करंट जाएगा, तो यहां से जीरो करंट जा रहा है तो इसका ड्रॉप जीरो है, और कैपेसिटर भी बोलेगा कि मैं अपना वोल्टेज सेम रखना चाहता हूं, तो पूरा इंपल्स वोल्टेज मेरे इंडक्टर के क्रॉस में आ जाएगा, और सडनली इंडक्टर के क्रॉस में अगर इंपल्स वोल्टेज आ रहा है, सडनली उसका करंट चेंज हो जाएगा, उसका करंट क्या हो जाएगा, अगर तुमको याद होगा 1/L इंटू इंपल्स का एम्पलीट्यूड होता है, मतलब बेसिकली ये होता है, राइट, जीरो माइनस जीरो प्लस, ये इंटीग्रेशन होता है, अगर तुमको याद होगा तो करंट का वैल्यू एट जीरो प्लस, ठीक है, जीरो माइनस पे तो जीरो था बेसिकली, तो ये सब कुछ मैं जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ आता है अपने को। एल का वैल्यू 1 है, इसका इंटीग्रेशन 1 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो करंट 1 एम्पियर हो गया, तो जीरो प्लस पे मेरा करंट 1 एम्पियर हो गया। अब वो करंट सेम करंट कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा, तो इस ड्यूरेशन में एक बार भी क्या मेरा कैपेसिटर का करंट इंपल्स हुआ, मेरा कैपेसिटर का करंट हमेशा फाइनाइट है, तो क्या मेरा कैपेसिटर सडनली वोल्टेज को चेंज करेगा, पहले अगर जीरो था क्या वो अलग कुछ और हो जाएगा, नहीं, कैपेसिटर वोल्टेज अभी भी सेम रहेगा। अगर कैपेसिटर वोल्टेज अभी भी सेम रहेगा तो बेसिकली Vc ऑफ जीरो प्लस हमेशा 0 वोल्ट होगा, तो Vc ऑफ जीरो प्लस अगर 0 वोल्ट है तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन ऑप्शन सी सही नहीं होगा, ठीक है, समझ गए, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन बी सही नहीं होगा। इसके बाद वाला सवाल क्या है, इसके बाद वाला सवाल ही इसका कंटिन्यूएशन वर्जन है, कॉमन डेटा क्वेश्चन। अब पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, तो फिर से देखो, एक बार तुमने हार्डवर्क कर लिया, रिस्पॉन्स सिमिलर ही आएगा, रजिस्टर के क्रॉस में भी रिस्पॉन्स सिमिलर आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा। अब हाँ, कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू C1 C2 के वैल्यू कुछ और है, वो नहीं पता, लेकिन रिस्पॉन्स अपना सेम आएगा, ठीक है, सिमिलर आएगा। अब फिर से ये सब एलिमिनेट हो जाएगा, ये पॉसिबल है नहीं, ये भी पॉसिबल, सॉरी, अब क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी, अब तो तीनों पॉसिबल है, यहाँ पे मेरा बी, सी और एंड डी तीनों ही पॉसिबल है।
तो अब रजिस्टर के क्रॉस में 0 प्लस पे कितना वोल्टेज होगा ये कैसे मैं पता करूं? तो तुमको पता है 0 प्लस पे ये इंपल्स तो गायब हो गया, राइट? इंपल्स गायब हो गया। यहाँ पे मैं 0 प्लस पे बात, मतलब यहाँ पे 0 पे और 0 प्लस पे बात करना दोनों एक ही बात है, क्योंकि मैं कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 0 प्लस और 0 का वोल्टेज सेम है। 0 पे मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि 0 पे इंपल्स आ रहा है, 0 पे मैं बात नहीं कर रहा। तो 0 प्लस पे कैपेसिटर का वोल्टेज तो 0 है। इंडक्टर इंस्टेंटली क्या करेगा? एक करंट जनरेट करेगा जिसका वैल्यू होगा 1। तो ये 1 एम्पीयर करंट किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? रजिस्टर के थ्रू। तो 0 प्लस पे मेरा जो रजिस्टर वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा? 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है इंटू 1, दैट इज 1 वोल्ट। तो 0 प्लस पे कौन सा ऑप्शन मेरे को 1 वोल्ट दे रहा है? अगर तुम यहां पे देखोगे 0 प्लस पे तो ये तो 0 दे रहा है। 0 प्लस पे ये तो 2/√3 दे रहा है। 0 प्लस पे यहां पे ये 1 वोल्ट दे रहा है। अगर तुम 0 प्लस यहां पे पुट करोगे तो ये 1 वोल्ट देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से ये वाला अप्रोच ज्यादा बेटर है ऑप्शन से, क्योंकि स्टेप स्टेप रिस्पॉन्स से करने जाओगे टाइम लगेगा। स्टेप रिस्पॉन्स भी अच्छा मेथड है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। दिक्कत वाली बात ये है। ठीक है, तो लेट्स डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम डोमेन behavior of the RL circuit, like sorry, the time domain behavior of the RL circuit is represented by this particular differential equation। ये एक differential equation दिया है, ठीक है। और बोल रहे हैं फॉर एन इनिशियल करंट I of 0 द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट इज गिवन बाय व्हाट। तो मेरे को सिंपली स्टेडी स्टेट वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू कैसे निकालूंगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने अभी तक आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया, लेकिन मैंने आपको एक चीज जरूर सिखाया है। क्या सिखाया है? फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इन सिचुएशन में फाइनल वैल्यू थ्योरम काम में आता है, इसलिए मैंने आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम पहले पढ़ाया था। तो इसको मैं क्या करूंगा, मेरे को करंट का स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट निकालना है। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, ये बी कांस्टेंट है, राइट? ये जो बी है ये कांस्टेंट है, इसको भी मैं निकाल लूंगा, बी का वैल्यू भी निकल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करूंगा। उसके पहले फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करने के पहले ऑब्वियसली मेरे को इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए। इसका फाइनल वैल्यू निकालना है करंट का, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए होगा। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करता हूँ। एल तो कांस्टेंट रह जाता है, एल तो वैसे कांस्टेंट नंबर है। डी आई ऑफ टी अपॉन डी टी को मैं अगर रिप्लेस करूंगा, ये हो जाएगा आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ 0 माइनस, राइट? ठीक है, फिर ये आर प्लस आर तो बस एक कांस्टेंट है। आई को मैं अगर लैप्लास डोमेन में ट्रांसफॉर्म करूंगा वो हो जाएगा कैपिटल आई ऑफ एस इक्वल्स टू वी नॉट। वी नॉट तो बस एक कांस्टेंट है, वन भी एक कांस्टेंट है, यूटी यूटी है। तो बेसिकली ये क्या है? दिस इज वी ऑफ यूटी प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एल साइन टी यूटी। थोड़ा सा ये उतना सिंपल नहीं है। वी ओ ऑफ यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, वी ऑफ यूटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बड़ा सिंपल है। इसका हो जाएगा वीओ ऑफ वीओ बाई एस। वीओ तो वैसे कांस्टेंट नंबर है, राइट? वीओ वैसे कांस्टेंट नंबर है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसका क्या होगा? देखो ये बी बी भी कांस्टेंट है, और सॉरी वीओ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट? वीओ भी अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा। बी भी कांस्टेंट है, वीओ भी कांस्टेंट है। ठीक है, बी भी कांस्टेंट है, वीओ भी कांस्टेंट है। तो बी वीओ दोनों कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा बीओ। ये तो कांस्टेंट है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे होगा? तुमको अगर याद होगा, अगर कोई भी फंक्शन का एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है, तो अगर मैं ई रेज टू पावर माइनस ई टी करता हूँ मल्टीप्लाई उस फंक्शन के साथ, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाता है एस प्लस ए। शिफ्टिंग होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, पहले। तो इस सिनारियो पे एफ ऑफ टी मेरा क्या है? ये साइन टी यू टी, ये तो वैसे कांस्टेंट नंबर है, साइन टी यू टी। तो साइन टी यू टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर तुमको याद होगा, ये होता है ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, राइट? तो अपना ओमेगा नॉट 1 है, एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट? ये हो जाएगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं? मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस आर बाई एल इंटू टी।
ut। तो बेसिकली क्या होगा, एस से एस प्लस ए क्या है मेरा, एस है आर बाई ए, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एस प्लस आर बाई एल होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब बेसिकली अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अब हो गया ना। अब इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लिख लो। इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 डिवाइड बाय एस प्लस आर बाई एल होल स्क्वायर। आर बाई एल का वैल्यू तो कुछ बताया नहीं होगा आई गेस, आर बाई एल का वैल्यू नहीं बताया, आर बाई एल बस मतलब आर बाई एल का वैल्यू नहीं बताया, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो ये हो गया इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब मेरा आई ऑफ जीरो माइनस जो है वो ऑलरेडी बोल दिया यहाँ पे, आई ऑफ जीरो माइनस आई ऑफ जीरो बेसिकली इनिशियल करंट बेसिकली क्या बोला है, ये वी नॉट बाई आर। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ वी नॉट बाई आर से, इस वाले वैल्यू को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ वी नॉट बाई आर से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वी नॉट बाई एस, ये बी वी नॉट एस प्लस आर बाई एल होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया। अब तुम आई ऑफ एस को कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा एल, अच्छा एक सॉरी एक चीज मैं मिस कर दी यहाँ पे, ये एस एस भी होगा राइट, यहाँ पे ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के साथ एस होता है, सॉरी माय बैड, एक छोटा सा चीज मेरे से मिस हो गया। तो ये एस एल प्लस आर हो जाएगा, ठीक है माय बैड, छोटा सा चीज मेरे से मिस हो गया, एस एल प्लस आर होगा ये, ठीक है। तो अब मैं इसको भी उस राइट हैंड साइड पे लेके जा सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली वी नॉट को मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये 1/s वी नॉट को कॉमन ले सकता क्योंकि ये भी राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये वी नॉट बाई एस प्लस बी वी नॉट एस प्लस आर प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा एल आई ऑफ जीरो माइनस, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो मेरा आई ऑफ एस का डायरेक्टली एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/SL प्लस आर, और यहाँ पे ये सेम एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सॉरी आई ऑफ जीरो माइनस, सॉरी आई ऑफ जीरो माइनस को रिप्लेस करना था, सॉरी सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, आई ऑफ जीरो माइनस वी ओ बाई आर था राइट, सॉरी सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वी ओ बाई आर से रिप्लेस करना था, माई बैड माई बैड माई बैड, वी ओ बाई आर। तो ये वी ओ बाई आर से अगर हाँ फिर मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगा तो वी ओ एक्चुअली कॉमन हो सकता है, हाँ सॉरी, तो वी ओ अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये वी ओ हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये तो वी ओ हो गया, ये तो वी ओ, माई बैड वी ओ लिखना मैं भूल गया था, ठीक है। अब बेसिकली क्या सॉल्व करूँ मैं, ओके। अब मेरे को क्या निकाला, मेरे को फाइनल वैल्यू निकालना है। यहाँ पे मेरे को आंसर में दिख रहा है
बी के टर्म्स में भी है। तो मेरे को क्या करना है, फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी एक्सप्रेशन का टाइम डोमेन में फाइनल वैल्यू अगर निकालना होगा तो तुम उसको क्या करो, लाप्लास डोमेन में s इक्वल टू 0 से s से मल्टीप्लाई करो और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म से निकालो तो आ जाएगा। तो अगर मैं s से मल्टीप्लाई करता हूँ s इंटू 0, तो ये s इंटू जो भी ये एक्सप्रेशन है, उसके बाद क्या करना है, लिमिट एस s टेंस टू 0। ठीक है, तो लिमिट एस s टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली s अंदर चला जाएगा, s को बाहर रखते हैं अभी के लिए, इस s को बाहर रखते हैं, l प्लस आर, ये s और ये s अंदर गया तो ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये s अंदर चला जाएगा तो ये s इंटू बी अपॉन एस प्लस आर बाई एल होल्स का। बेसिकली इसको फिर से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, बस एक s मल्टीप्लाइड हो जाएगा, राइट। अब तुम s को 0 पुट करो, s को अगर तुम 0 पुट करते हो ये गायब, ये vo बाई आर हो गया, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, 1 से फर्क नहीं पड़ता, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, s को 0 पुट कर रहा हूँ, सब कुछ 0 हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर मेरा 0 है और डिनोमिनेटर फाइनाइट है, नॉन जीरो है, फाइनाइट और नॉन जीरो है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा जो फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू आ गया वो vo बाई आर ही आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा स्टेडी स्टेट वैल्यू भी vo बाई आर आ गया, दैट इज ऑप्शन ए। तो लकीली कोइंसिडेंटली आ गया, ठीक है। अब इसको तुम दूसरी तरीके से कर सकते हो क्या, ये सोचो, दूसरे तरीके से कर सकते हो। हाँ, ये मेथड 1 था लैपलास से करने का, ठीक। मेथड 2 क्या है, तुम सिंपल एक इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक सर्किट है, राइट, जिसका वोल्टेज vo है, ये आरएल सर्किट है। तो क्या यहां पे वो कंडीशन मैच हो रहा है, एल आर। तो यहां पे अगर तुम इनिशियल वोल्टेज देखोगे, इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, राइट। एक सेकेंड, ये क्या बोल रहा है, इनिशियल इनिशियल करंट, अच्छा इनिशियल करंट vo बाय है, हाँ। तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे इनिशियल करंट इंडक्टर में हो ही सकता है vo बाई आर, कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल करंट हो सकता है vo बाई आर, राइट। मान लो कोई इनिशियल करंट है, इसके इसके पास इनिशियल करंट vo बाई आर। अब स्टेडी स्टेट पे क्या हो रहा है, स्टेडी स्टेट पे ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो गया, तो फिर सर्किट तुम्हारा कैसा बिहेव करेगा, ऐसा कुछ बिहेव करेगा, vo, और ये शॉर्ट हो गया, तो स्टेडी स्टेट पे तुम्हारा करंट कितना है, सेम है vo बाई आर। लेकिन एक चीज मैं मानता हूँ कि हाँ, ये वाला थोड़ा सा एज्यूम करना कि इनिशियली vo बाई आर ही था, फिर ऐसा इस सर्किट बनेगा, सर्किट कुछ और ही हो सकता है, इनपुट वोल्टेज कुछ और हो सकता है, राइट। ये सब कुछ एज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए बता नहीं सकते यहाँ पे, मतलब कमेंट नहीं कर सकते, इससे कर सकते हो लेकिन ये उतना फुल प्रूफ तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम इनिशियल, अगर एक सिंपल आरएल सर्किट है, तुम बोल रहे हो इनिशियल करंट vo बाई आर है, तो तुम कैसे मान रहे हो कि तुम्हारा, अगर इनिशियल करंट कैसे मान रहे हो तुम्हारा सप्लाई vo ही होगा, कुछ और भी तो हो सकता है, कुछ और भी तो हो सकता है, राइट। तो ये उतना परफेक्ट मेथड मेरे हिसाब से नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इनिशियल, अगर तुमको लगता है कि हाँ ये परफेक्ट है, मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि इतने दूर तक अगर देख रहे हो तो पता चलेगा, जो लोग इतने दूर तक देख रहे हैं ऑब्वियसली कमेंट में लिखो हाँ मैं देख रहा हूँ इतने दूर तक। और अगर तुमको लग रहा है कि वो वाला मेथड सही है तो बताओ क्यों, रीजनिंग दो। मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि इनिशियल कुछ वोल्टेज करंट एज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है उसमें, मेरे हिसाब से, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट सवाल करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द वोल्टेजेस VC1 VC2 VC3 आर देयर अक्रॉस द कैपेसिटर्स इन द सर्किट, in the given figure under steady state are respectively। तो स्टेडी स्टेट पे पूछ रहा है बेसिकली VC1 VC2 VC3। तो स्टेडी स्टेट पे ये डीसी वोल्टेज है, सिंपली तुम्हारा स्टेडी स्टेट पे सर्किट कैसा बिहेव करेगा, अगर मैं इसको कॉपी करूं, ठीक है। स्टेडी स्टेट पे तुम्हारा ये कुछ
ये ओपन सर्किट, ठीक है, ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये भी ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये एक्चुअली कौन सा शॉर्ट सर्किट था, सॉरी ये वाला शॉर्ट सर्किट था, राइट, और ये भी शॉर्ट सर्किट, राइट, इसको बता देते हैं, ठीक है। दो इंडक्टर थे, दोनों को शॉर्ट कर दिया, दो तीन कैपेसिटर, तीनों को ओपन। तो Vc2 ये है, ये अपना Vc1 है, ये अपना Vc3 है, राइट। तो देखो यहां से तो करंट जीरो जाएगा, यहां से तो करंट जीरो जाएगा, ठीक है। ये Vc1 है, ये सिंपल, यहां से भी करंट जीरो जा रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप ये हो जाएगा, कैसा वोल्टेज ड्रॉप होगा, 100 इंटू 40K/50, ठीक है। तो ये के तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 80 वोल्ट। तो तुम्हारा Vc2 इन्फिनिटी हो जाएगा तुम्हारा 80 वोल्ट। Vc3 क्या हो जाएगा, देखो अब यहां से ड्रॉप जीरो है, ठीक है, एक सेकंड, नहीं मेरे से गलती हो रहा है, सॉरी मैं इसका ड्रॉप निकाला, इस 40K का ड्रॉप क्या था, 80 वोल्ट, 40K का ड्रॉप 80 वोल्ट है। अब तुम एक चीज नोटिस करो, 40K का ड्रॉप 80 वोल्ट है, और तुम अगर एक चीज नोटिस करो, काइंड ऑफ ये Vc1 और Vc3 सीरीज में है, क्योंकि इसके थ्रू तो करंट जीरो जा रहा है, तो दोनों का ड्रॉप डिवाइड हो जाएगा, Vc1 सॉरी Vc2 इन्फिनिटी प्लस Vc3 इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस विल बी Vc2 इन्फिनिटी, Vc3 इन्फिनिटी। नाउ अब इसका रेशियो कैसे डिवाइड होगा, रेशियो तुमको ऑलरेडी, तुम स्मार्ट हो, तुमको सब कुछ पता है रेशियो कैसे डिवाइड होता है। कैपेसिटेंस के वैल्यू कहते हैं 2 फैराड 3 फैराड, तो इसके क्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, 3/2 + 3 × 80, ठीक है, ये हो जाएगा अपना Vc2 इन्फिनिटी, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 3/5 × 80, सो ये हो जाएगा 16 × 5, सही बोल रहा हूँ, 16 × 5 करने से कितना, हाँ 16 × 5 सही है। तो ये 16 × 3 बेसिकली 48 वोल्ट आ गया, और Vc3 आ जाएगा अपना 32 वोल्ट, ठीक है, Vc2 आ गया 32 वोल्ट, Vc3 इन्फिनिटी, ठीक है। तो Vc1 क्या आ जाएगा, देखो Vc1 बड़ा सिंपल है, इस ये दो पॉइंट्स तो दोनों पैरेलल में, राइट, दोनों पैरेलल में, तो Vc1 का जो भी वोल्टेज, इसका वोल्टेज सेम है, तो Vc1 इन्फिनिटी सिंपली 80 वोल्ट है, तो तीनों वोल्टेजेस आ गए 80, तीनों वोल्टेज आ गए, Vc1 80, Vc3 32 और Vc2 48 वोल्ट, ठीक है, ये होगा तुम्हारा आंसर। बाकी एक्स्ट्रा चीजें भी पूछ सकते हैं, जैसे इसके आ, ये जो करंट है, मान लो कि ये इंडक्टर करंट है, राइट, IL2, और ये इंडक्टर करंट है IL1, तो तुम्हारा IL1 इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, तुम अगर नोटिस करोगे, इंडक्टर से पहले इंडक्टर से करंट जा रहा है, एक्चुअली ये 10K और 40K सीरीज में है, तो ये 50K हो गया, तो ये 100 वोल्ट अपॉन 50K, दैट इज नथिंग बट 2 मिली एम्पियर्स, तो 2 मिली एम्पियर्स तुम्हारा करंट आ गया, और IL2 क्या हो गया, IL2 इन्फिनिटी तुम्हारा जीरो आ गया, ठीक है, IL2 इन्फिनिटी तुम्हारा जीरो आ गया, राइट, ठीक है, IL2 इन्फिनिटी जीरो आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली तुम्हारा इस सवाल के लिए आंसर। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल को करते हैं, ये कि 2010 का सवाल है बेसिकली। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि द LC सर्किट शोन इन द फिगर हैज इंडक्टेंस 1
मिली हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। द इनिशियल करंट थ्रू द स्विच इज जीरो, ठीक, इनिशियल स्विच के थ्रू करंट जीरो है, तो फिर while the initial capacitor voltage is 100, the switch is closed at t equal to 0, the current I of t through the circuit। तो सर्किट के थ्रू करंट कैसा होगा वो मेरे को बताना है। तो ये कैसे इंट्यूटिवली हम बताएंगे। पहले देखो तीन तीन हो सकते हैं, राइट, तीन चीज हो सकते हैं। एक तो होता है वन बेसिकली ए इंटू वन माइनस कॉस, जो भी है सब में अगर देखोगे, पहली बात तो ये फ्रीक्वेंसी सब में अलग है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/√LC, ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 1 मिली हेनरी है, और सी का वैल्यू है 10⁻⁻⁵, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻3 -8 10⁻⁻⁴। सो दिस बिकम्स 10⁻⁴। तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी तो 10⁻⁴ होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो क्या है, तो इधर बी होगा या तो डी होगा। अब इनमें से कौन सा होगा वो अपने को डिसाइड करना है। 10⁻⁴, राइट। ये अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये बेसिकली देखो ये हो सकता है या तो ए साइन 10⁻⁴ हो सकता है, या तो ए कॉस 10⁻⁴ हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, राइट। अब इसमें से ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी गया, ये मेरे को कोई भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो ये वाला ऑप्शन वैसे भी गया। या तो साइन होगा कॉस होगा। तो एक काम कर लो ना, आराम से तुम 0+ पे करंट निकाल लो। 0+ पे करंट तो देखो तुम्हारा 0 ही होगा, 0+ पे तुम्हारा करंट तो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर मैं स्विच को क्लोज करूँ t = 0 पे, तो इंडक्टर के थ्रू कितना वोल्टेज है, 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट तो फाइनाइट वोल्टेज है, तो अगर 100 वोल्ट फाइनाइट वोल्टेज है तो t = 0+ पे मेरा जो करंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0- पे ये स्विच ओपन था तो कोई करंट नहीं था, तो ऑब्वियसली 0+ पे 0 करंट ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी होगा सही, ऑप्शन डी गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर होगा, समझ गया, ओके। बाकी इसका कांस्टेंट भी तुम निकाल सकते हो। आई थिंक तुमको अगर वोल्टेज पता है तो करंट कैसे निकालते हैं, याद है तुमको, वोल्टेज पता है तो करंट कैसे निकालते हैं, V0 अपॉन इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, दैट इज √L/C, सॉरी। तो V0 कितना 100, और √L/C, L अपना 10⁻⁻³ है, और C अपना 10⁻⁻⁵ है। सो ये 10⁻² हो गया, 10 हो गया, तो ये डिवाइड बाई 10। अच्छा ये तो कुछ गौर कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे से, कोफिशिएंट तो इसका 10 आना चाहिए यार, क्या हो रहा है। हाँ एक सेकेंड, हाँ तो 10 आना चाहिए, क्या दिक्कत हो रही है। ये तो 10 आना चाहिए यार, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, इसका जो वोल्टेज के साथ सॉल्व करते हैं, कैपेसिटर वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। कैपेसिटर वोल्टेज का अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो मैं प्लस माइनस VC ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि करंट मेरा एंटरिंग ऐसे हो रहा है। तो देखो पहली बात तो 0+ पे इसका वोल्टेज कितना है, -100, दैट इज नॉन जीरो। तो नॉन जीरो अगर है तो ऑब्वियसली कॉस हो सकता है, साइन नहीं हो सकता, और 1 - कॉस भी नहीं हो सकता। तो साइन सॉरी कॉस 10⁻⁴, ठीक है, ये आ जाएगा अपना √L/C का वैल्यू, √L/C का वैल्यू। और फिर इसका कांस्टेंट क्या होगा, सॉरी इसका कांस्टेंट क्या होगा, 0+ पे कितना वैल्यू है, -100, राइट। 0+ पे वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होगा, तो -100 ही होना पड़ेगा। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा,
तो मेरा करंट आ जाएगा, ये मेरा वी सी ऑफ टी का एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं आई सी ऑफ टी निकालना है मेरे को, सिंपली क्या करना है, सी डी वी सी ऑफ टी अपॉन डी टी करना है, ठीक है। तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू अपना है 10 माइक्रोफेरेड, तो 10⁻⁻5 हो गया, राइट, कुछ नहीं है, 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डी वी सी अपॉन डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन 10⁻40 इंटू 10⁻4, ठीक है। तो ऑलरेडी माइनस साइन एक बाहर था, भूल मत जाइयो, क्योंकि इसका -100 एक था ना बाहर में, ठीक है, सॉरी इसका -100 भी तो था, वो भी भूल मत जाइयो, -100 ऑलरेडी बाहर में था। तो एक ऑलरेडी माइनस साइन बाहर में था और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो दो माइनस साइन आ गए तो ये प्लस हो गया, तो ये बेसिकली 10⁻6 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 10 साइन 10⁻40। तो आई थिंक सवाल में कुछ गड़बड़ है, इसमें बेसिकली ये 10 साइन 10 40 है, ठीक है, 10 साइन 10⁻40। तो ये बेसिकली एक्चुअली इसमें ऑप्शन गलत है, आई थिंक मेरे को पता नहीं, क्वेश्चन देख लेना एक बार, आई थिंक इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये वाला सवाल करते हैं। इस सवाल में क्या बोल रहा है, इस सवाल में सिंपली बोल रहा है कि मेरे को सर्किट दिया है, करंट थ्रू द 1 ओम रजिस्टर निकालना है, ठीक है, 1 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट निकालना है। ये सुपरपोजिशन से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले अगर तुम 1 वोल्ट को कंसीडर करोगे तो फिर इसको ओपन सर्किट कंसीडर, मतलब इसको जीरो कंसीडर कर सकते हो, जीरो मतलब ये ओपन सर्किट हो गया, तो ये ओपन सर्किट हो गया, तो फिर ये आ, इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा उतना भी आसान नहीं जितना मैं सोच रहा था। ओके, अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्यों है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले डीसी के लिए निकालते हैं, राइट, मतलब डीसी वोल्टेज के लिए निकालते हैं। अगर डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज है, तो ये आरएलसी हो गया, वो वाला करंट सोर्स तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू मेरे को करंट का रिस्पॉन्स निकालना है। करंट का रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये कैसे मैं पता करूँ, इंटरेस्टिंग, ये कैसे मैं पता करूँ, ये थोड़ा सा मैं बस सोच रहा हूँ डीसी के लिए करंट। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक्चुअली कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे मेरे को कोई ट्रांजिएंट नहीं दिख रहा, तो ये बेसिकली क्या पूछ रहा है, अगर ट्रांजिएंट कुछ दिख नहीं रहा तो ये इनडायरेक्टली मेरे को स्टेडी स्टेट पे निकालने बोल रहा है। तो स्टेडी स्टेट में डीसी की वजह से, डीसी 1 वोल्ट की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है रजिस्टर के थ्रू, ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये पूरा 1 वोल्ट इस 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में आ जाएगा, तो पूरा करंट 1 एम्पियर में आ जाएगा, ये पूरा करंट 1 एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा करंट 1 एम्पियर में आ गया, तो ये हो गया मेरा डीसी की वजह से स्टेडी स्टेट करंट, राइट, कंसिडरिंग 1 वोल्ट सोर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1, तो दैट इज 1 एम्पियर। तो ये अपना I1 स्टेडी स्टेट अपना आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा केस का कंसीडर करूं, जब मैं इसको नलिफाई कर दूंगा, मतलब वोल्टेज जीरो, मतलब शॉर्ट सर्किट, तो ये एक पैरेलल आरएलसी सर्किट की तरह हो जाएगा। अगर तुम एसी एनालिसिस पढ़ोगे, तुमको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली एक स्पेशल केस है जहां पे रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब मैं समझा देता हूं तुमको रफली। तो मेरा ये फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 cos t, तो ये कितना इंपेडेंस प्रोवाइड करेगा, ये इंपेडेंस प्रोवाइड करता है लैप्लास में SL, ठीक है, या क्योंकि यहाँ पे cos t है तो ओमेगा j ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा कितना है, 2 है, फ्रीक्वेंसी मेरा 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल, 2 इंटू एल 1 है, तो ये बेसिकली हो जाएगा J2, ठीक है, ये J2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का कितना इंपेडेंस होता है, 1/j ओमेगा सी, तो ये कितना हो जाएगा 1/j ओमेगा कितना है 2 इंटू सी, सी अपना 0.25 है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 0.5, तो ये माइनस J2 हो गया। ठीक है, इसका तो ये 1 ओम ही रेजिस्टेंस होता है। अगर तुम इसको नोटिस करोगे, इसका अगर तुम पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखना चाहोगे तो कैसा होगा, ये होगा J2 R1 इंटू R2, वैसे Z1 इंटू Z2, दैट इज J2 इंटू माइनस J2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2, दैट इज J2 माइनस J2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, नीचे वाला टर्म एक्चुअली जीरो हो जाएगा। अगर नीचे वाला टर्म जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये इन्फानाइट इंपेडेंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये दो मिलके इन्फानाइट इंपेडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इस करंट सोर्स को। तो ये करंट सोर्स के लिए सिर्फ एक ही पाथ बच गया, पूरा करंट ये 1 ओम रेजिस्टर के थ्रू जाएगा और कोई पाथ है ही नहीं, क्योंकि ये दो मिलके इन्फानाइट इंपेडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इसके बारे में और भी जानना है तो तुम इसी सर्किट्स में रेजोनेंस पढ़ोगे, उसमें इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि मेरा जो रजिस्टर का करंट का वैल्यू होगा, राइट, केस 2 में कंसिडरिंग only current source, only considering I only। ठीक है, तो ये हो जाएगा I2SS, this will be basically 5 cos 2t। ठीक है, 5 cos 2t हो गया, राइट। तो अब ऑब्वियसली सुपरपोजिशन यूज कर रहे हैं, तो तुम्हारा जो स्टेडी स्टेट करंट होगा वो I1SS हो जाएगा प्लस I2SS हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 cos t, तो सॉरी cos 2t एक्चुअली, सॉरी cos 2t। तो ये कौन से ऑप्शन में है, 1 प्लस 5 cos 2t, ये ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो बस ऐसे करके निकालना था। इसको तुम लैपलास से भी सॉल्व कर सकते हो, लैपलास से मैं करवा रहे हैं यार, लैपलास से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से तुम करंट डिवीजन से भी कर सकते हो, करंट डिवीजन रूल भी लगाओगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट इम्पीडेंस प्रोवाइड करा, सेम आंसर आएगा। अभी मैं उतने डेप्थ में नहीं जा रहा, तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अब आई थिंक ये और दो क्वेश्चन बचे हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन द सर्किट शोन बिलो इनपुट सिग्नल मेरा ये है, तो मेरा स्टेडी स्टेट आउटपुट का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है जहाँ पे ओमेगा सी इंटू आर 2 है। ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ पी एन क्यू क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात तो तुम्हारा ये वाला जो वैल्यू है ये किसकी वजह से आ रहा होगा, ये इसकी वजह से आ रहा होगा, राइट, ऑब्वियसली इसकी वजह से आ रहा होगा, ये कॉस ओमेगा टी की वजह से ये फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट आ रहा होगा, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट बोल रहा है, और पी वाला वैल्यू डीसी की वजह से आ रहा होगा। तो पी पे मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि स्टेडी स्टेट पे क्या वोल्टेज होगा, बेसिकली इनपुट तुम्हारा अगर ये है, अगर मैं सिर्फ डीसी को कंसिडर करूं तो स्टेडी स्टेट पे तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा, स्टेडी स्टेट पे तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा, क्योंकि पूरा वोल्टेज तो कैपेसिटर के क्रॉस में आ जाएगा। स्टेडी स्टेट पे ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, सिर्फ कंसिडरिंग 5 वोल्ट सोर्स, राइट। सो कंसिडरिंग कंसिडरिंग ओनली 5 वोल्ट, कंसिडरिंग ओनली 5 वोल्ट अगर मैं करूं तो फिर तुम्हारा ये जीरो हो जाएगा, राइट, आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। तो तुम्हारा P, मतलब P का वैल्यू आता है, मैप होता है इससे, तो P का वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, P का वैल्यू जीरो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, P का वैल्यू जीरो। ठीक है, और फिर कंसिडरिंग 3 cos ओमेगा टी, तो 3 cos ओमेगा टी को कंसिडर करता हूं, तो ओमेगा आर से अपना 2 है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर तुम निकालोगे, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर अपॉन 1 में ओमेगा सी, तो ये बेसिकली आ जाएगा, तुम अगर कर लेना, मतलब जल्दी में कर रहा हूँ अभी, ये आ जाएगा ओमेगा सी आर अपॉन 1 प्लस ओमेगा सी आर, काइंड ऑफ ऐसा कुछ आएगा, राइट। जे भी आएगा एक, सॉरी जे भी आएगा, ठीक है, जे ओमेगा मतलब एस
ऐसे करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा 1j⍵RC, मतलब कर लेना ये डिवीजन बेसिकली। चलो करके दिखा देता हूँ। इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कितना है, 1/CS, राइट, ये आर है। तो इसको वोल्टेज डिवीजन करोगे तो ये SRC अपॉन 1 + SRC आ जाएगा तुम्हारा रेशियो VO ऑफ S अपॉन VI ऑफ S, ठीक है। उसके बाद इसको j⍵ से रिप्लेस कर दो, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो कि तुमको डायरेक्टली ω/CR का वैल्यू 2 बताया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा J2 + 1/J2, ठीक है, J2 + 1/J2, ठीक है। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालता हूँ, जो h ऑफ j⍵ का मैग्नीट्यूड मैंने अगर निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 2/√5, ठीक है, 2/√5। तो ऑब्वियसली ये जो मेरा इसका रिस्पॉन्स होगा, Q का वैल्यू क्या होगा, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ऑब्वियसली 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा बेसिकली 3 × 2/√5, दैट इज 6/√5। तो यहाँ से मेरे को फेज निकालने की जरूरत भी नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन Q का वैल्यू डायरेक्टली आ रहा है 6/√5 और P का वैल्यू 0 आ रहा है, दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे फेज भी निकाल के दिखा देता हूँ तुमको, फेज कितना आएगा, फेज आएगा तो जो तुम्हारा फाई का वैल्यू, राइट, फाई का वैल्यू कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग बट द फेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। तो फाई का वैल्यू हो जाएगा, एक्चुअली ये -φ है, याद रखना, क्योंकि मतलब तुम्हारा क्या कैसा आना चाहिए आउटपुट, आउटपुट आना चाहिए तुम्हारा magnitude of h of j⍵ into a into sin, sorry not sin, into cos ω t plus angle of h of j⍵, ठीक है। सो ये प्लस है और यहाँ पे एक्चुअली -φ है, तो तुम्हारा -φ विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ h ऑफ j⍵, जो क्या होगा, तो तुम्हारा एक्चुअली फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ एंगल ऑफ h ऑफ j⍵, जो मैं यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। न्यूमरेटर की वजह से कितना एंगल है, +90, ठीक है, माइनस +90 कैसे, tan इनवर्स, ठीक है, इमेजिनरी अपॉन रियल। तो इमेजिनरी पार्ट में कितना कोफिशिएंट है, 2 है, इमेजिनरी पार्ट में मेरा कितना कोफिशिएंट है, 2 है, ठीक है, और रियल पार्ट में कितना कोफिशिएंट है, रियल पार्ट कोई है ही नहीं, तो 0 है। तो ये क्या होता है, tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, +90, राइट, tan इनवर्स इन्फिनिटी +90 होता है। और फिर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर पे है, माइनस हो जाएगा ये 1 + j2, तो ये tan इनवर्स -2/1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये एक्चुअली 90 आ जाएगा, और tan इनवर्स 2 कितना होता है, tan इनवर्स 2 कैलकुलेट कर लेते हैं कितना भी होता है, tan इनवर्स 2 दैट इज एक्चुअली ये रेडियन में आ रहा है 63.44 डिग्रीज, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, बेसिकली मैं निकाल सकता हूँ इसका इसका डायरेक्टली एंगल, ये -90 दैट इज 26.565 डिग्रीज, ठीक है, 26.565 डिग्रीज। तो ये आ गया अपना फाई एंगल, ठीक है। तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था अपने, ऑप्शन ए होगा अपना आंसर, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला चीज़ नहीं है। अब ये फाइनल क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इसमें क्या निकालना है, बिलो सर्किट शोन बिलो इज ड्रिवन बाय साइनसॉइडल इनपुट
VP cos t बाय RC, ठीक है, साइंसुल इनपुट को तो ड्रिवन हो रहा है, और स्टेडी स्टेट आउटपुट बताना है। अच्छा, स्टेडी स्टेट आउटपुट बताना है, तो फिर से ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ेगा। इसका लैपलास में सर्किट को ड्रॉ करते हैं, तो ये अपना इनपुट हो जाएगा Vi ऑफ एस आर, ये बेसिकली हो जाएगा 1/CS। ये क्या हो गया, 1/CS, ठीक है। अब ये हो गया मेरा V ऑफ एस, ठीक है। अब उतना उतना आसान नहीं है ट्रांसफर फंक्शन निकालना, लेकिन निकाल सकते हो तुम, थोड़ा सा जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ कर सकते हो, राइट। तुमको ये आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तुम क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तुमको तो बस ये आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तुम इन ये दो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको एक इंपीडेंस में कन्वर्ट कर लो, और इसको भी एक इंपीडेंस में कन्वर्ट कर लो। इसका एक इंपीडेंस कन्वर्जन क्या होगा, R प्लस सी एस, थोड़ा सा लाइट कलर है, R प्लस 1/CS, और इसका क्या होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, R इंटू 1/CS डिवाइड बाई R प्लस 1/CS। सो ये हो जाएगा R डिवाइड बाई RCS प्लस 1, ओके। तो अगर मैं इसको एक सिंपल इम्पिडेंस की तरह से लिखूं, तो ये आ जाएगा, इसको अगर मैं एक साथ लिख लूं, तो ये हो जाएगा RCS प्लस 1 डिवाइड बाई CS RCS प्लस 1, राइट। और ये V ऑफ एस, अब आराम से तुम V ऑफ एस और V ऑफ एस का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो। V ऑफ एस अपॉन V ऑफ एस वुड बी इक्वल्स टू, इसका जो भी इम्पिडेंस है, R अपॉन RCS प्लस 1 डिवाइड बाई R अपॉन, वोल्टेज डिवीजन है सिंपली, RCS प्लस 1 प्लस RCS प्लस 1 डिवाइड बाई CS, सही कर रहा हूँ ना, हाँ। तो अब मैं क्या करूँगा, RCS प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा प्लस ये RCS प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई CS, ठीक है। ये हो गया RCS, और ये RCS का स्क्वायर बेसिकली, सो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर C स्क्वायर S स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 RCS, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, RCS, ओके। तो ये हो गया। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हो। तो एस को अगर मैं जे ओमेगा से रिप्लेस कर दूं, तो ये हो जाएगा जे ओमेगा आर सी अपॉन, देखो एस स्क्वायर मतलब जे ओमेगा का स्क्वायर, तो जे का स्क्वायर जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जे का स्क्वायर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर होता है -1, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर अगर नहीं पता, तो थोड़ा सा 11 12 फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर सी स्क्वायर तो बस एक कांस्टेंट है, लेकिन एक माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एस स्क्वायर था। ये J3 ओमेगा आर सी प्लस 1 है, ठीक है। ये हो गया
अब बेसिकली क्या करना है कि अब तुमको ओमेगा का वैल्यू चाहिए। ओमेगा का वैल्यू तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू क्या, 1/RC। ओमेगा इक्वल्स टू 1/RC, राइट। यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 1/RC। अब ओमेगा इक्वल्स टू 1/RC है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/RC है, तो ओमेगा को 1/RC से रिप्लेस कर दो, तो ये 1/RC कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा बेसिकली 1/RC। मतलब लिख नहीं रहा मैं, ओमेगा इक्वल्स टू 1/RC, ठीक है। तो ये 1 हो गया, जे इंटू 1 बेसिकली डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखो ये मतलब क्या, 1/r²c², कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 होगा, सिर्फ माइनस, क्योंकि माइनस साइन है। फिर प्लस यहाँ पे भी 1/RC कैंसिल हो जाएगा, प्लस J3 होगा, क्योंकि 1/RC और RC कैंसिल हो जाएगा, और ये +1 है, तो ये -1 +1 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली तुम्हारा क्या आ गया, जे भी कैंसिल हो जाए, ये बेसिकली J डिवाइड बाई 3J, दैट इज नथिंग बट 1/3, ठीक है। सो दिस इज 1/3, तो तुम्हारा सिंपली 1/3 है, रियल वैल्यू है। इसका फेस कितना है, एंगल ऑफ एच ऑफ जे ओमेगा कितना है, 0 है, राइट, क्योंकि प्योरली रियल है। प्योरली रियल वैल्यू का फेस एंगल 0 होता है, ठीक है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो तुम्हारा एंगल क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन द रियल। इमेजिनरी पार्ट तुम्हारा 0 है, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ +J0, तो इमेजिनरी अपॉन रियल, तो ये 0 होगा, tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर क्या आ गया इसको, तुम्हारा फाइनल आंसर v ऑफ टी क्या हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट, राइट। तो ये 1/3 तुम्हारा इनपुट क्या है, इनपुट है तुम्हारा वीपी कॉस टी आरसी, तो ये वीपी है कॉस टी बाई आरसी। ठीक है, ये हो गया। तो वीपी डिवाइड बाई 3 कॉस टी बाई आरसी, वीपी डिवाइड बाई 3 कॉस टी बाई आरसी, वीपी डिवाइड बाई 3 कॉस टी बाई आरसी, ऑप्शन ए पे है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन ए होगा आंसर। इसी नोट पे मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। अगर ऑब्वियसली आपको ये पूरा सीरीज नेटवर्क का अच्छा लगा, तो पहले वीडियो पे जाके बिल्कुल कमेंट कर देना, बहुत हेल्प आउट होगा। अगर कर दोगे बेसिकली कमेंट तो ठीक है। तो लोगों को मतलब रिव्यू दे देना बेसिकली, कैसा लगा तुमको ये पूरा कोर्स, डीसी पार्ट वाला। तो ठीक है, मैं लेक्चर को एंड करता हूँ, फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में। अंटिल देन, हैप्पी लर्निंग।